नमस्कार दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो राठौड़ राजवंश है वो शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहली क्लास जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश और उनकी उत्पत्ति एवं प्रारंभ से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो गुहिल वंश है उससे संबंधित प्रश्न हल किए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राठौड़ शब्द का संस्कृत मूल निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? राष्ट्रकूट, राजपुत्र, राष्ट्रपाल या रक्षक। देखिए, जो भाषाई शोध है उनके अनुसार राठौड़ शब्द जो है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट का अपभ्रंश है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये जो राजवंश था राठौड़ राजवंश वो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के नाम से ही प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रकूट शब्द का वह प्राकृत रूप क्या है जिससे राठौड़ शब्द की निष्पत्ति हुई? राष्ट्रिक, रट्टुड़, रटिक या राठौड़। देखिए, प्राचीन शिलालेख और पांडुलिपियाँ जो है उनमें राष्ट्रकूट का जो प्राकृत रूप है वो रट्टुड़ या फिर रोदड़ प्राप्त होता है, जो कालांतर में राठौड़ बन गया। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रट्टुड़ वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा रट्टुड़ के अलावा रोदड़ भी याद रखिएगा आप, रोदड़ भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सम्राट अशोक के शिलालेखों में दक्षिण की जातियों के लिए किन शब्दों का उल्लेख है जिन्हें राष्ट्रकूटों का पूर्वज माना जाता है? रिस्तिक, लटिक और रटिक, मौर्य, गुप्त और कुषाण, हूण, शक और यवन, चालुक्य, पल्लव और चोल। देखिए, जो अशोक की शिलालेख है उनमें रिस्तिक, लटिक और रटिक ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है जो रट शब्द की प्राचीनतम ज्ञात रूप है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची 1 में हमको शब्द दिए गए हैं और उनकी जो प्रकृति है वो या फिर जो स्रोत है वो दिए गए हैं सूची 2 में। इनको आपस में हमें मिलाना है। देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रकूट है ये संस्कृत में नाम है राठौड़ों का। रट्टुड़ जो है वो प्राकृत अपभ्रंश है। रट्टिक जो है वो शिलालेखीय प्रारूप अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलता है। और राठौड़ जो है वो वर्तमान में प्रचलित नाम है। इस तरह से अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, CDAB। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण के राष्ट्रकूटों की वंशावली दंतिदुर्ग से आरंभ होती है। राष्ट्रकूट 8वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में एक प्रतापी शक्ति थे। देखिए, दक्षिण में जो राष्ट्रकूट थे उनका उत्कर्ष दंतिदुर्ग के काल में हुआ ये माना जाता है और 8वीं शताब्दी के प्रमुख शासक थे। और जो मारवाड़ के राठौड़ है वो इसी परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राजस्थान के किस भौगोलिक भाग को प्राचीन काल में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था? पश्चिमोत्तर भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, अरावली क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र। देखिए, जो राजस्थान का पश्चिमोत्तर भाग है जिसमें जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर आदि आते हैं वो प्राचीन काल में मरु प्रदेश कहलाता था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है पश्चिमोत्तर भाग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। राठौड़ शासन की स्थापना से पूर्व मारवाड़ पर मुख्य रूप से किस वंश का शासन रहा? चौहान वंश, कच्छावा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या गहलोत वंश। देखिए, जो राठौड़ है उनका जब उदय हुआ तो उससे पहले मारवाड़ जो था वो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का केंद्र था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद ही जो राठौड़ है उन्होंने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। भाषाई विकास के क्रम में रट शब्द का अर्थ किससे संबंधित माना गया है? एक धार्मिक संप्रदाय, एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग, एक विशिष्ट जाति या प्रशासनिक पद या एक विशेष अस्त्र। देखिए, जो रट शब्द का प्रयोग है वो उन जातियों के या समूहों के लिए किया जाता था जो प्रशासनिक रूप से राष्ट्र के प्रमुख थे, अर्थात राष्ट्रकूट थे। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक विशिष्ट जाति या प्रशासनिक पद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। राठौड़ राजवंश की शाखाओं के संदर्भ में हस्तिकुंड, गोडवाड़ के राठौड़ किसके वंशज माने जाते हैं? दक्षिण के राष्ट्रकूटों के, कन्नौज के गहड़वालों के, बदायूं के राठौड़ों के या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हस्तिकुंडी, धनौपुर, वागड़ है वहाँ के जो राठौड़ है वो सीधे तौर पर दक्षिण के जो राष्ट्रकूट है उनकी शाखाओं से संबंधित माने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है दक्षिण के राष्ट्रकूटों से ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10।
राष्ट्रकूट शब्द का अर्थ प्राचीन शासन व्यवस्था में क्या था? ग्राम का मुखिया, किसी राष्ट्र या प्रदेश का प्रमुख, कोषाध्यक्ष या गुप्तचर प्रमुख। देखिए राष्ट्रकूट जो था वो वह अधिकारी होता था जो किसी राष्ट्र का प्रमुख होता था, अर्थात राष्ट्र का कूट होता था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी राष्ट्र या प्रदेश का प्रमुख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राज रत्नाकर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सूर्य से, हिरण्यकश्यप की संतान, राजा विश्वतमान के पुत्र या शिव के मस्तक के चंद्रमा से। देखिए जो राज रत्नाकर ग्रंथ है उसके अनुसार राठौड़ जो है वो विश्वतमान जो है उनके पुत्र राजा बृहदबल की संतान माने गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है राजा विश्वतमान के पुत्र, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, डॉक्टर गौरीशंकर हीरा के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ किस शाखा से संबंधित है? कन्नौज की गेहड़वाल शाखा, बंदायूं की राठौड़ शाखा, दक्षिण की राष्ट्रकूट शाखा या हस्तिपुर की शाखा। देखिए जो डॉक्टर ओझा है उनका स्पष्ट मत है कि जो मारवाड़ के राठौड़ है वो बंदायूं राठौड़ों के वंशज है, न कि कन्नौज के गेहड़वालों के। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदायूं की राठौड़ शाखा। अगला प्रश्न, राठौड़ वंश महाकाव्य में इस वंश की उत्पत्ति के संबंध में क्या वर्णित है? इनकी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, ये भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से उत्पन्न हुए, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, ये ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। देखिए जो राठौड़ वंश महाकाव्य है उसमें इनको चंद्रवंशी बताया गया है और जो भगवान शिव है उनके शीश पर स्थित चंद्रमा जो है उससे इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड राठौड़ों को किसका वंशज मानते हैं? कन्नौज के राजा जयचंद गेहड़वाल का, बंदायूं के राजा चंद्र का, दक्षिण के राजा दंतिदुर्ग का या राजा भल्लराव का। देखिए जो मोहनोत नैणसी है वो और जो कर्नल जेम्स टॉड है वो दोनों ही राजपूत, जो ये जो जोधपुर राज्य था उनकी ख्यात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मोहनोत नैणसी और कर्नल जेम्स टॉड राठौड़ों को किसका वंशज मानते हैं? कन्नौज के राजा जयचंद गेहड़वाल का, बंदायूं के राजा चंद्र का, दक्षिण के राजा दंतिदुर्ग का या राजा भल्लराव का। देखिए जो नैणसी है वो टोड और जोधपुर राज्य की जो ख्यात है वो तीनों ही इस मत का समर्थन करते हैं कि जो राठौड़ है वो राव सिंह जयचंद के वंशज से थे। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज के राजा जयचंद गेहड़वाल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर हॉर्नली और डॉक्टर ओझा द्वारा गेहड़वालों और राठौड़ों को भिन्न जातियां मानने का मुख्य तर्क क्या है? गेहड़वाल सूर्यवंशी है और बंदायूं के राठौड़ चंद्रवंशी है, दोनों के मध्य कभी विवाह संबंध नहीं हुए, कन्नौज और बंदायूं के शिलालेखों में विरोधाभास है या उपयुक्त छवि। देखिए विद्वानों का जो तर्क है वो ये है कि या तो ये दोनों एक ही थे तो विवाह संबंध नहीं हुए, और दोनों की जो वंशावलियां हैं एक की सूर्यवंशी और एक की चंद्रवंशी ये भी भिन्न है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, दयालदास की ख्यात में राठौड़ों को सूर्यवंशी बताते हुए किस ब्राह्मण की संतान माना गया है? वशिष्ठ, चाणक्य, भल्लराव या अगस्त्य। देखिए जो दयालदास थे उन्होंने राठौड़ों को भल्लराव नामक ब्राह्मण की संतान माना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है भल्लराव वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया कि बंदायूं के राठौड़ कन्नौज गए और फिर वहां से उनकी एक शाखा मारवाड़ आई? डॉक्टर हॉर्नली, डॉक्टर माथुर, पंडित रेऊ या कर्नल टोड। देखिए जो डॉक्टर माथुर है उनके अनुसार बंदायूं के जो राठौड़ है वो 1200 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर शासन कर रहे थे, जहां से एक शाखा जो है वो मारवाड़ की तरफ आ गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है डॉक्टर माथुर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ मारवाड़ के राठौड़ों के संबंध में किस मत का समर्थन करते हैं? वे कन्नौज के गेहड़वालों के वंशज है, वे बंदायूं के मूल राठौड़ है, वे दक्षिण भारत से सीधे आए थे या वे अग्निवंशी है। देखिए जो पंडित रेऊ है
वो नैन्सी के परंपरागत मत का समर्थन करते हैं और समर्थन करते हुए उन्होंने कन्नौज के जो गहड़वाल है उनसे राठौड़ों को जोड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वे कन्नौज के गहड़वालों के वंशज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कथन और कारण। कथन देखिए, जोधपुर के राठौड़ बंदायूं की शाखा से थे। यह मत सर्वप्रथम डॉक्टर हॉर्नली ने दिया। कारण, बंदायूं के शिलालेखों में वहां के प्रथम शासक का नाम चंद्र मिलता है। देखिए, दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है और जो व्याख्या है वो पूर्ण व्याख्या नहीं होगी। जो डॉक्टर हॉर्नली है उन्होंने सर्वप्रथम बंदायूं मत दिया और बंदायूं के जो लेखों के संस्थापक है वो चंद्र है, परंतु जो गोत्र संबंधी भिन्नता है वो अलग हो जाएगी, वहाँ पर भाषाई और गोत्र संबंधी भिन्नता। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की पूरी व्याख्या नहीं कर रहा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कन्नौज के गहड़वाल और बंदायूं के राठौड़ के मध्य मुख्य अंतर किस शिलालेखीय साक्ष्य पर आधारित है? बीटू शिलालेख, नागाना शिलालेख, बंदायूं और कन्नौज के बंसावली शिलालेख या भाद्राजुन लेख। देखिए, जो बंदायूं और कन्नौज के वंशावली के शिलालेख है इनमें एक को सूर्यवंशी और दूसरे को चंद्रवंशी बताया गया है, तो इनके अलग अलग होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही माना जाता है। इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बंदायूं और कन्नौज के वंशावली शिलालेख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे माना जाता है? राव आस्थान, राव दूहड़, राव सिहा या राव चुंडा। देखिए, जो राव सिहा है उनको मारवाड़ के राठौड़ सत्ता का संस्थापक माना गया है, तो इसमें ऑप्शन सी राव सिहा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आदि पुरुष जो है उसका मतलब होता है वंश का जो प्रथम संस्थापक है वो, तो राव सिहा जो थे वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के प्रथम संस्थापक थे। अगला प्रश्न, राव सिहा की मृत्यु के संबंध में जानकारी देने वाला बीटू गांव पाली का शिलालेख किस नाम से प्रसिद्ध है? कीर्ति स्तंभ, बिजोलिया शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख या देवल शिलालेख। देखिए, जो बीटू गांव का शिलालेख है वो देवल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस अभिलेख में राव सिहा की मृत्यु और उनकी जो रानी है उनके सती होने का प्रमाण है। उसके अलावा जो देवल शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो स्मारक या क्षत्रिय भी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राव सिहा किसके पुत्र थे? राजा जयचंद, कुंवर सेतराम, राव आस्थान या राव रायपाल। देखिए, जो बीटू शिलालेख है उसके अनुसार जो राव सिहा है वो कुंवर सेतराम के पुत्र थे, तो इसमें जो ऑप्शन बी है कुंवर सेतराम वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मारवाड़ के इतिहास में लाखा झंवर का युद्ध किसके शौर्य से संबंधित है? राव सिहा, राव आस्थान, राव जोधा या राव मालदेव। देखिए, जो पाली के ब्राह्मण हैं उनकी रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए जो राव सिंहा जी है उन्होंने युद्ध किया था, इसलिए उन्हें लाखा झंवर कहा जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, राव सिंहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राव सिंहा की मृत्यु के बाद उनकी कौन सी रानी उनके साथ सती हुई थी? रानी पार्वती सोलंकी, रानी उत्तमदे सिसोदनी, रानी स्वरूपदे या रानी उमादे। देखिए, जो बीटू का शिलालेख है पाली का उसके अनुसार जो सोलंकी रानी पार्वती थी वो राव सिंहा के साथ में सती हुई थी, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रानी पार्वती सोलंकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राव सिंहा के पश्चात राठौड़ शक्ति का संगठन किसने किया? राव दूहड़, राव रायपाल, राव आस्थान या राव कनकपाल। तो देखिए, जो राव सिंहा है उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो पुत्र थे आस्थान, उन्होंने बागडोर संभाली थी और जो मुंदोज गांव था उसको अपना केंद्र बनाया था, तो इसमें जो राव आस्थान है ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, राव आस्थान ने अपनी राजनीतिक शक्ति को सुदृढ़ करने हेतु किस स्थान को केंद्र बनाया था? पाली, मुंदोज, नगाना या मंडोर। देखिए, जो राव आस्थान है उन्होंने मुंदोज गांव को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंदोज। शुरुआत में जो राजाओं के केंद्र होते थे वो प्रारंभिक छोटे गांव होते थे जो बाद में बड़े नगरों के रूप में विकसित होते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा का मारवाड़ आगमन, लाखा झंवर का भीषण युद्ध, बीटू शिलालेख देवल का उत्कीर्णन,
राव आस्थान द्वारा मुंदोच में शक्ति संगठन। देखिए सबसे पहले आगमन हुआ, उसके बाद में जो है युद्ध हुआ था, और उसके बाद में जो मृत्यु है वो हुई थी 1273 ईस्वी में। तब ये जो शिलालेख है वो उत्कीर्ण किया गया, और उसके बाद में जो आस्थान थे राव आस्थान, उनका शासन प्रारंभ हुआ। इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। और याद रखिएगा ये जो मृत्यु है देवल का उत्कीर्णन जो है वो 1273 ईस्वी का माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सत्य असत्य कथनों को पहचान कीजिए। राव सिंहा ने 13वीं शताब्दी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। कथन 2, बीटू शिलालेख के अनुसार राव सिंहा की मृत्यु 1273 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सत्य है, ये बिल्कुल सही होगा। प्रारंभिक जो स्थापना वर्ष है वो 1240 से 1273 माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, राव आस्थान की मृत्यु किस संघर्ष के दौरान हुई थी? मुगलों से युद्ध में, प्रतिहारों से संघर्ष में, मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए, या मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध में। देखिए जो राव आस्थान है वो भी अपने पिता की भांति पाली की रक्षा है, तो अपने प्राणों का उन्होंने भी बलिदान दे दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षा करते हुए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मारवाड़ के प्रारंभिक राठौड़ शासकों का सही कालक्रम क्या है? राव सिंहा, राव दुहड़, राव आस्थान, राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, राव आस्थान, राव सिंहा, राव दुहड़, या राव दुहड़, राव सिंहा और राव आस्थान। देखिए वंशावली के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले जो राव सिंहा थे उन्होंने स्थापना की थी, जो 1240 से 1273 तक रहे थे। उसके बाद में जो 1273 से 91 तक है वो राव दुहड़ का काल रहा था। ठीक है, 1273 से, और उसके बाद में 1291 से लेकर के 1309 तक जो राव दुहड़ है उनका काल रहा था 1291 से। ठीक है, याद रखिएगा। 1240 जो है वो सिंहा, फिर 1273 में जो आस्थान है वो आए, उसके बाद में 1291 में जो दुहड़ है वो आए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, राव सिंहा के समय मारवाड़ का वह कौन सा वर्ग था जिसने उन्हें राजनीतिक आधार प्रदान किया? पालीवाल ब्राह्मण, ओसवाल जैन, चारण या राजपूत सामंत। देखिए जो पाली के ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण, उन्होंने सुरक्षा के बदले राव सिंहा को सहयोग दिया था, जो राठौड़ सत्ता की नींव बना। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सत्य हो जाएगा, पालीवाल ब्राह्मण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राव सिंहा कन्नौज के राजा जयचंद के पुत्र माने जाते हैं। बीटू गांव जोधपुर जिले में स्थित है। लाखा झंवर युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। राव सिंहा को राठौड़ वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। देखिए जो बीटू गांव है वो वर्तमान में पाली जिले में पड़ता है, ना कि जोधपुर जिले में। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत होगा, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राव आस्थान के बाद राठौड़ वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? राव रायपाल, राव दुहड़, राव कनकपाल या राव चुंडा। देखिए राव आस्थान जो थे उनके बाद में उनके पुत्र राव दुहड़ जो थे वो शासक बने थे। तो इसमें जो ऑप्शन बी है राव दुहड़ वो सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, प्रारंभिक राठौड़ सत्ता के विस्तार के स्थानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पाली के आसपास का क्षेत्र, मुंदोच गांव या नागाना बाड़मेर। देखिए सबसे पहले जो सत्ता का प्रसार हुआ वो राव सिंहा ने पाली से शुरू किया था, तो सबसे पहले जो है पाली के आसपास का क्षेत्र आएगा। उसके बाद में जो आस्थान थे उन्होंने मुंदेच में अपना केंद्र स्थापित किया, मुंदोच गांव में। और अंत में जो नागाना बाड़मेर है वहाँ पर जो राव दुहड़ थे उन्होंने उस तरफ प्रस्थान किया था। तो इसमें 1 2 3 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, राव दुहड़ ने अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति किस भारतीय क्षेत्र से मंगवाई थी? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या बंगाल। देखिए जो राव दुहड़ है उनकी जो कुलदेवी की मूर्ति थी वो कर्नाटक से लाई गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कर्नाटक वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कर्नाटक से जो संबंध है उससे ये पता चलता है हमको
कि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट थे उनसे उनका जुड़ाव था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नागणेची माता की मूर्ति बाड़मेर के किस गांव में स्थापित की गई? खेड़, बीटू, नगाना या तिलवाड़ा। देखिए जो बाड़मेर का नागाना गांव है उसमें स्थापना के कारण ही जो माता का नाम है वो नागणेची माता पड़ा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है नागाना माता, नागाना गांव, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, नागणेची माता का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है? चामुंडा माता, चक्रेश्वरी माता, करणी माता या जीर्ण माता। देखिए जो नागणेची माता है उनका प्राचीन काल का जो नाम है वो चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सुमेलित कीजिए शासक वर्सेस महत्वपूर्ण कार्य। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ उनके कार्य है। देखिए सबसे पहले जो है राव सिंहा जो है वो संस्थापक थे। इन्होंने नगाड़ा में कुल देवी की, इन्होंने मारवाड़ और राठौड़ सत्ता की स्थापना की। तो ए में बी, एक में बी। और राव आस्थान जो है वो उन्होंने मुंदोज में शक्ति का संगठन किया। राव आस्थान ने मुंदोज जो था उसको केंद्र बनाया था। और रावट दूहड़ जो है उन्होंने नागाड़ा में नागणेची माता की स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बी सी ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, राव दूहड़ का शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? 1240 से 73, 1273 से 91, 1291 से 1309 या 1309 से 1313। देखिए जो राव दूहड़ है उन्होंने 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी के आरंभ में शासन किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1291 से 1309। उसके बाद में जो 1309 है उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो आक्रमण था वो इस समय से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राव दूहड़ के संबंध में सत्य है? उन्होंने राठौड़ वंश का सांस्कृतिक एकीकरण किया, उन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, वे राव चुंडा के पुत्र थे, उन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया। देखिए कुलदेवी की स्थापना के माध्यम से उन्होंने जो वंश था उसको एकजुट किया था और मंडोर तो जो है वो बहुत बाद में राजधानी बना था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्होंने राठौड़ वंश का सांस्कृतिक एकीकरण किया क्योंकि उन्होंने जो माता की स्थापना की थी कुलदेवी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, नागणेची माता की मूल मूर्ति के बारे में विशिष्ट तथ्य क्या है? यह अष्टधातु की बनी है, यह संगमरमर की बनी है, यह काष्ठ लकड़ी की बनी है या फिर यह पारद की बनी है? देखिए जो नागाना में स्थापित नागणेची माता की मूर्ति है वो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी अर्थात काष्ठ की। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह काष्ठ की या लकड़ी की बनी हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, राव दूहड़ के पश्चात मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? राव जालन सिंह, राव रायपाल, राव कनकपाल या राव छाड़ा? देखिए जो राव दूहड़ थे उसके बाद में उनके जो पुत्र थे राव रायपाल, उन्होंने शासन संभाला था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है राव रायपाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, राठौड़ वंश की कुलदेवी के संबंध में चक्रेश्वरी नाम का संबंध किस संप्रदाय या परंपरा से जोड़ा जाता है? वैष्णव शाक्त परंपरा, शैव परंपरा, नाथ संप्रदाय या जैन परंपरा? देखिए जो चक्रेश्वरी या नागणेची माता है उनको शाक्त परंपरा के अंतर्गत कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वैष्णव या शाक्त परंपरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, राव दूहड़ द्वारा कुलदेवी की स्थापना का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? उन्हें मुगलों की सहायता मिली, राठौड़ वंश के विभिन्न कुलों में एकजुटता, आंतरिक एकजुटता और शासक की वैधता बढ़ी, पाली का व्यापार बढ़ गया या सेना में हाथियों की संख्या बढ़ गई? देखिए जो सभी राठौड़ थे उनकी जो देवी थी कुलदेवी वो एक ही थी। तो इस तरह से जो राठौड़ वंश के विभिन्न कुल है उनमें आंतरिक एकजुटता और जो शासन की वैधता है वो एक जगह आ गई, सभी बिखरी हुई जो शक्तियाँ थी वो एक केंद्र के अधीन आ गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का प्रारंभिक राजनीतिक केंद्र खेड़ वर्तमान में किस जिले में है? पाली, बाड़मेर, जोधपुर या जालौर? देखिए जो खेड़ है वो वर्तमान में बाड़मेर में पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खेड़ जो है वो मारवाड़ का दूसरा प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47,
देवल बीटू शिलालेख की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विशेषता क्या है? इसमें राव जोधा की विजयों का वर्णन है। इसमें मारवाड़ मेवाड़ संधि का उल्लेख है। यह राव सिंहा की मृत्यु की तिथि 1273 ईस्वी का प्रामाणिक स्रोत है। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम शिलालेख है। देखिए, ये जो शिलालेख है वो राठौड़ वंश के प्रारंभिक कालक्रम को निर्धारित करने वाला सबसे ठोस आधार है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, यह राव सिंहा की मृत्यु की तिथि 1273 ईस्वी का प्रामाणिक स्रोत है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, सुमेलित कीजिए। अभिलेख या स्रोत के साथ में संबंधित तथ्य को मिलाना है हमें यहाँ पर। देखिए, जो बीटू शिलालेख है उसमें राव सिंहा की मृत्यु जो 1273 में हुई थी उसका उल्लेख है। बंदायूं का जो शिलालेख है उसमें जो संस्थापक चंद्र है उसका उल्लेख है। डॉक्टर ओझा जी का जो मत है वो है राठौड़ गहलवाल पृथकता का तर्क। तो इसमें BCA ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, कथन कारण। कथन ए, पाली प्रारंभिक राठौड़ों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच सिद्ध हुआ। कारण आर, पाली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जिसकी आय से राठौड़ अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर सके। देखिए, यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो सत्य है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। पाली की जो समृद्धि है वो सिंहा को वहाँ रुकने और ब्राह्मणों की रक्षा के करने के बदले में वित्तीय आधार प्रदान करने हेतु प्रेरित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, राव सिंहा के स्मारक देवल पर अंकित संवत 1330 ईस्वी सन में क्या मान होगा? 1273 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1309 ईस्वी या 1240 ईस्वी। देखिए, जो विक्रम संवत है उसमें से हम अगर 57 वर्ष घटा दें तो हमको जो ईस्वी सन है वो प्राप्त होता है। तो 1330 में से 57 वर्ष घटाने पर हमको 1273 ईस्वी प्राप्त होता है। इसमें जो ऑप्शन ए है 1273 ईस्वी, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत में से जब हम 57 वर्ष घटाते हैं तो हमको जो ईस्वी सन है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमारे 50 प्रश्न राठौड़ राजवंश से संबंधित पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।